नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पारिक मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बात की थी स्वर एवं स्वरों की मात्राओं की, यानी हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण में स्वर, व्यंजन और स्वरों की मात्राओं तक की बात हम कर चुके थे। अब हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। तो लिखने के लिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण की यदि मैं बात करूं तो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के समय जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के समय ओष्ठाकृति यानी होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और उच्चारण के समय मुखाकृति यानी मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख्यतः ये 4 प्रकार है स्वरों के वर्गीकरण करने के मुख्य भाग। अब बात करें सबसे पहले कि उच्चारण की अवधि या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की। तो देखिएगा, फर्स्ट बात करूंगी मैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की। उच्चारण काल से हमारा क्या तात्पर्य है? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें काल यानी समय, कितना समय लगता है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण करते समय लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है गुरु स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। इनके अन्य और भी नाम हैं और वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो हम इसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या आदि स्वर या प्रारंभिक स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर आदि नामों से भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको याद रखना है कि ह्रस्व स्वरों को ही लघु स्वर, इसे ही आदि स्वर, इसे ही प्रारंभिक स्वर और इसे ही एक मात्रिक स्वरों के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से गुरु का मतलब होता है बड़ा, तो गुरु स्वरों को ही दीर्घ स्वर, गुरु स्वरों को ही बृहत् स्वर, गुरु स्वरों को ही संयुक्त स्वर, गुरु स्वरों को ही द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लुत स्वर की बात करें तो इनका प्रयोग मुख्यतः संस्कृत में यानी तत्सम शब्दों में होता है और इनके अन्य नाम हमें नहीं मिलते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि क्या है ये। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वरों की। पहली उच्चारण अवधि के आधार पर जो स्वर है वो है हमारे पास ह्रस्व स्वर। तो देखिएगा, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे, थोड़ा सा समय लगे, कम समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वरों के अन्य नाम लिख दिए थे मैंने, कौन कौन से थे? आदि स्वर, कौन सा था नेक्स्ट? लघु स्वर, और कौन सा था? प्रारंभिक स्वर, और एक मात्रिक स्वर आदि इनके क्या है? अन्य नाम है। ठीक है, अब बात करें इनकी संख्या की। तो इनकी जो संख्या है ह्रस्व स्वरों की वो निश्चित है। कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं? तो देखिएगा, ए, ई, उ और री, इन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण वापस से 3 प्रकार से किया था, जिसमें पहला था ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अन्य नाम
आदि स्वर, लघु स्वर, प्रारंभिक स्वर और एक मात्रिक स्वर, और इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दीर्घ या गुरु स्वरों की। तो देखिएगा कौन से होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की परिभाषा की बात करें तो वे स्वर जिनकी उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दुगुना यानी डबल, 2 गुना समय लगता है इनके उच्चारण में, इसलिए इन्हें क्या कह दिया हमने? दीर्घ, बड़े स्वर कह दिया। इनके दूसरे नामों की हम बात कर चुके हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। इसी को हम बृहत् स्वर कहते हैं। इसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं और इन्हीं को हम संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनके अन्य नाम हो गए। क्यों कहते हैं और कौन कौन से होते हैं? पहले बात करते हैं इनकी संख्या की। इनकी संख्या जो है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 कौन से हो गए हमारे पास? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इसलिए गुरु का मतलब भी बड़ा होता है, बृहत् का मतलब भी बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें बड़े स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ करके बनना। संयुक्त यानी 2 स्वरों के मिलने से, मेल से, जुड़ने से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संधि स्वर, क्योंकि इनका प्रयोग हम संधि के नियमों में करेंगे, इसलिए इन्हें संधि स्वर या संध्याक्षर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये किससे और कैसे मिलकर के बने हैं, कौन कौन से स्वरों से मिलकर के बने हैं। तो देखिएगा, आ की यदि बात करें अपन तो ये अ, धन, ए के योग से बना है। ई की यदि बात करें हम तो ये ई, धन, ई के योग से बना है। उ की यदि बात करें हम तो ये उ, धन, उ के योग से बना है। अगर हम बात करें ए की तो ये ए, धन, ई के योग से बना है। अगर हम बात करें ऐ की तो ये अ, धन, ए के योग से बना है। अगर हम बात करें ओ की तो ये ए, धन, उ के योग से बना है। यदि हम बात करें औ की तो ये अ, धन, ओ के योग से बना है। यानी ये संयुक्त स्वर क्यों कहे जाते हैं, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ये 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं उच्चारण की अवधि या काल के बाद में जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिएगा, दूसरा जो प्रकार है वो है जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की आकृति या फिर हम कह सकते हैं जिह्वा की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की क्रियाशीलता से हमारा क्या तात्पर्य है? जिह्वा का मतलब होता है जीभ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करें तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ का कौन सा भाग ज्यादा सक्रिय होता है, उसके आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। जीभ को 3 भागों में विभाजित करके ये वर्गीकरण किया गया है। जीभ का आगे का हिस्सा जो कि अग्रभाग कहलाता है, जीभ का बीच का हिस्सा जिसे हम मध्य भाग कहते हैं, और जीभ का पीछे का हिस्सा जिसे हम पश्च भाग कहते हैं। तो जीभ के हिस्सों के आधार पर उनकी क्रियाशीलता देखी जाएगी, कितना एक्टिव है वो, और उसके आधार पर इसका वर्गीकरण जो है वो पुनः कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है
मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं ये और क्या इनके डेफिनेशन है, तो देखिएगा दोस्तों। बात करते हैं आगे अग्र स्वर के बारे में कि अग्र स्वर क्या है और कौन कौन से होते हैं, मध्य स्वर क्या है, कौन कौन से होते हैं, और पश्च स्वर क्या है और कौन कौन से होते हैं। तो पहला हम चर्चा करेंगे अग्र स्वर की। तो देखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का आगे का हिस्सा, आगे के हिस्से को हम क्या कहते हैं, अग्रभाग। आगे का हिस्सा यानी हम कह सकते हैं अग्रभाग क्रियाशील हो, उसे हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा, जिह्वा का अग्रभाग अधिक क्रियाशील हो, उसे हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर कहेंगे। कौन कौन से होते हैं अग्र स्वर, तो देखिएगा ई, ए और ऐ, ये हमारे पास अग्र स्वर है। इनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का हिस्सा ज्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिएगा, ई आगे वाला हिस्सा कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है, इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया है, अग्र स्वर कहा गया है। आगे बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग अधिक क्रियाशील हो, उसे हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग अधिक क्रियाशील हो, उसे हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। कौन से होते हैं मध्य स्वर, तो मध्य स्वर एक ही होता है, केवल और केवल मात्र ए। ठीक है, अब बात करते हैं हम पश्च भाग की, पीछे वाले भाग की। जीभ का पीछे का हिस्सा जब एक्टिव रहेगा ज्यादा, तो उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। तो देखिएगा, तीसरा भाग है पश्च स्वर। कौन से होते हैं पश्च स्वर, देखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग, पश्च का मतलब पीछे का भाग, पश्च भाग यानी पीछे का, अधिक सक्रिय हो, अधिक क्रियाशील हो या सक्रिय हो, उसे हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। कौन से, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का हिस्सा अधिक क्रियाशील हो, एक्टिव हो, उसे हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। कौन कौन से होते हैं पश्च स्वर, तो पश्च स्वर होते हैं ऊ, ओ और औ, और एक हमारे पास रह गया था आ। तो आ भी कौन से स्वरों में आएगा, पश्च स्वर में आएगा। तो पश्च स्वर कितने हो गए, 5। अग्र स्वर कितने हो गए थे, 4। 5 और 4 9, और एक बच गया हमारे पास मध्य स्वर यानी 10। अब हमने बात तो की थी स्वरों के 11 होने की, तो फिर एक कहाँ गया, री कहाँ गया। तो री के बारे में सुन लीजिएगा। री जो है हिंदी के किसी शब्द में नहीं लिखा जाता, वो तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में लिखा जाता है, और वर्तमान समय में हम री का जो उच्चारण है वो इस री के समान करते हैं। तो ये शुद्ध स्वरों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए हमने इस वर्गीकरण में इसको भागीदार नहीं बनाया है। ठीक है, तो 2 प्रकार पढ़ा दिए मैंने आपको वर्गीकरण के, एक तो उच्चारण की अवधि के आधार पर,
और दूसरा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे। तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो हो जाएगा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति से क्या मतलब है? ओष्ठ का मतलब होता है होठ। हमारे होठों की आकृति, जब हम स्वरों का उच्चारण करें तो होठों की आकृति किस प्रकार की बनती है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः दो प्रकार से ही किया जाता है। कौन से हैं दो प्रकार? पहला है वृत्ताकार, इसे हम वृत्तमुखी भी कह सकते हैं और इसे हम गोलाकार भी कह सकते हैं। तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। जब हम उच्चारण करेंगे तो होठों की आकृति गोल हो जाएगी। दूसरे की यदि बात करें तो हो जाएगा अवृत्ताकार, इसी को हम अवृत्तमुखी कह सकते हैं। और इसी को हम अगोलाकार भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओष्ठाकृति, होठों की आकृति या तो गोल होगी उच्चारण करते समय या गोल नहीं होगी, चपटी होगी, सीधी होगी। तो जिनमें गोल होगी वो वृत्ताकार है, जिनमें गोल नहीं होगी वो अवृत्ताकार है। तो कौन कौन से होते हैं वृत्ताकार और अवृत्ताकार, देखिएगा। इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर मेरी क्लास, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं वृत्ताकार स्वरों की। वृत्ताकार स्वर वे होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति कैसी हो जाए? गोल हो जाए। गोल होती है, वे कहलाते हैं हमारे वृत्ताकार स्वर। कौन से स्वर है? देखिए, उ होठ गोल हो रहे, ओ उसमें भी होठ गोल हो रहे। तो देखिएगा उ, ओ और औ। ये ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति जो है वो क्या होती है? गोल होती है, इसलिए हम इन्हें वृत्ताकार स्वर कहेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं अवृत्ताकार स्वरों की। अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? तो देखिएगा, अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं होती, उन्हें हम क्या कहेंगे? अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। होठों की आकृति गोल नहीं होगी तो कैसी होगी? चपटी होगी। तो उ, ओ, औ को छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर है वे सारे स्वर कौन से होंगे? अवृत्ताकार स्वर होंगे। जैसे ए, आ, ई, ए और आई, ये सारे स्वर कौन से हो गए? अवृत्ताकार स्वर हो गए। स्वरों के वर्गीकरण के तीन भाग पढ़ लिए हमने। कौन कौन से? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और तीसरा पढ़ा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।